बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्लीप पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पहला दिन है आज हमारे वीकली प्रोग्राम्स की सीरीज़ का और पहला दिन को हम ज़रा अच्छी तरह से आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ है आज डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला T20 मैच हुआ कल मीरपुर ढाका में, वहाँ पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। बहुत ज़्यादा बातचीत उस पर हो रही है। उसके बाद माइक हेसन पाकिस्तान के हेड कोच वो आए, उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने एप्लीकेशन का मुजाहरा नहीं किया था बैट्समैनों ने, जिसके बायस से नुकसान हुआ। फ़खर जमान की इनिंग की उन्होंने तारीफ़ की। फ़खर ने बनाए थे 44 रन। उसके बाद बैट्समैन विकेट की पेस को नहीं समझ सके। वो यहाँ तक कह गए कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिच नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो वर्ल्ड जो लेजेंड्स की जो एक चैम्पियनशिप चल रही है यूके में, उसके अंदर कल बड़ा ड्रामा हुआ। इंडिया पाकिस्तान के मैच से कबल 4 खिलाड़ियों ने इंडिया की कह दिया कि शाहिद अफरीदी होगा तो हम नहीं खेलेंगे, तो उस पर एक कंट्रोवर्सी बनी। उसकी क्या ताज़ा सूरत हाल है उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होगा या नहीं होगा, अब से कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाला है। 2 रोज़ा इजलास है, 24 और 25 जुलाई को होगा, लेकिन वो होगा या नहीं होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, तो बहुत सारी तफसीलात हैं। मेरे साथ मेरा मेहमान रेगुलर मौजूद है, तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या लिख रहे थे आप इससे पहले? कुछ चीज़ें लिख रहा था मैच के बारे में। तो लिख के घर से क्यों नहीं लिख के आते? मैं घर से भी लिख के लाता हूँ भाई। जब मैं घर से लिख के लाता हूँ तो फिर आप कहते हैं यार इतनी चीज़ें घर से लिख के लेके आए हो, मैं देता हूँ आपको। आपकी चीज़ें मुझे कभी कभी समझ नहीं आती। क्या नहीं समझ आती? सीधा लिख कर आपको भेजता हूँ कि यार ये हम डिस्कस करेंगे, तो लिखते जब मैं लिख के लाता हूँ ना तो मेरे पास बहुत सारे पेपर होते हैं। आपके ऊपर रहता हूँ तो 2 पेपर आप पकड़ा देते हैं मुझे। नहीं ठीक है। अब आज आपका लिखे हुए होते तो टेस्ट आपका आज है, इम्तिहान गाह में आप आ चुके हैं। ठीक है सर। जिस तरह पाकिस्तान कल मीरपुर ढाका में गया, ठीक है तो सर। पाकिस्तान टॉस हार के, मुझे लगता है टॉस की बड़ी अहमियत थी उस पिच के ऊपर। देखिए टॉस की अहमियत तो थी, लेकिन सिलेक्शन भी हमें देखनी चाहिए थी हमने करनी क्या है। क्योंकि मेरे ख्याल में शायद किसी ने वर्किंग की नहीं या किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। जहाँ तक मैंने देखा है कि वहाँ पे डे नाइट मैच में 125, 30, 40 इससे ज़्यादा 144 वहाँ पर इससे ज़्यादा की कोई परसेंटेज नहीं है वहाँ पे। इतने ही आप ज़्यादा रन्स कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल है। डे नाइट मैच की बात कर रहा हूँ। तो जब आप ये काम देखते हैं, ये वर्किंग करते हैं, तो उससे पहले एक चीज़ क्लियर नज़र आ जाती है कि यहाँ पे बॉल ब्रेक होगा। और आप यहाँ से प्रैक्टिस भी इसी चीज़ की करके जा रहे हैं कि बॉल यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। आप घास के ऊपर प्रैक्टिस करवा रहे हैं लड़कों को, उसकी क्या वजह थी? इसीलिए करा रहे थे कि बॉल ऊपर होगा, नीचे होगा, सीधा रह जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो आप बैट्समैनों को इस किस्म की प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो आपने क्या किया? आपने एक जेन्युइन स्पिनर खिलाया बस। कौन? अबरार। लेकिन नवाज आपने खिलाया, वो तो आउट ऑफ फॉर्म है, टोटल आउट ऑफ फॉर्म है। उसकी तो कोई परफॉर्मेंस भी नहीं थी, ना PSL में ना वैसे। आप उसके ऊपर चले गए। भाई आपके पास सुफियान मुकीम था, अगर वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, और कुछ टाइम से वो पाकिस्तान टीम के साथ भी है, तो भाई क्यों नहीं उसको क्यों नहीं मौका मिला? तो आपने जो बॉलिंग की स्पेशली सिलेक्शन की है वो बहुत गलत की है। जहाँ पे आपको कम से कम 2 से 3 जेन्युइन स्पिनर खिलाने चाहिए थे, वहाँ पे आपने 3 फास्ट बॉलर खिला दिए। तो फास्ट बॉलर भी वो जो एक नया सलमान मिर्जा, उसने अच्छी बॉलिंग कर दी, अलग से बात ठीक है। फ़हीम अशरफ कोई ख़ास बॉलिंग जो है नहीं हुई। तो मतलब बॉलिंग की जो सिलेक्शन थी इस विकेट को देखते हुए वो बहुत बुरी थी। ठीक है, बॉलिंग की सिलेक्शन बुरी थी पाकिस्तान के। जो ये आपने बात की बॉलर की, एक सलमान मिर्ज़ा, उसने 3.3 ओवर किए, 2 आउट किए। पहले ओवर में उसने विकेट लिया था। कैसा लगा आपको? लेफ्ट आर्मर है, थोड़ा सा स्पीड भी सही थी उनकी, मतलब ही लुक्स गुड। देखिए स्पीड आप ये नहीं कह सकते कि 140 प्लस, नहीं 140 नहीं, लेकिन उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। एक तो हाइट उनकी छोटी है, उसके बाद उनका रनअप भी तेज़ और एक्शन भी क्विक है। क्विक आर्म वो घूमता है उनका हाथ, तो जिसकी वजह से वो आइडिया नहीं होता कि हाइट भी छोटी है, स्किटी है, आइडिया नहीं होता इनका बॉल कितना तेज़ आ रहा है। लेकिन जब आप उनकी बॉलिंग स्पीड देखें उसमें 129, 127, 130, ठीक है। जब वो खेलता रहेगा तो वो पेस भी मैनेज हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। देखना ये है कि जब अगले मैच में अगर उनकी कहीं मार लगती है तो फिर देखेंगे कि कैसी वो बॉलिंग करते हैं। खैर अभी नए हैं, उसके ऊपर तो मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे दूसरे बाकी सीनियर लड़के थे उनको अगर आप
110 रन का आप 111 का अगर आप टारगेट दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो कितनी मेहनत करेंगे, कितना कुछ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बॉलिंग का पाकिस्तान को इतना ज़्यादा मौका मिला ही नहीं। पाकिस्तान की टीम ने बॉलिंग 15.3 ओवर ही बॉलिंग की, तो मैंने कहा चलें बॉलिंग को पहले निपटा देते हैं, फिर बैटिंग को हम ज़रा तफसील से करेंगे। लेकिन एक चीज़ बॉलिंग की मैं बताऊं, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान की पिचेस हमारे सामने हैं। चैंपियन ट्रॉफी में भी हमने स्पिनर्स नहीं खिलाए जो हमारी सिलेक्शन थी। दूसरी टीम बाहर से आ रही हैं, वो 3-3 4-4 स्पिनर्स लेके टीम के साथ आ रही हैं, वो हमने गलतियां की। उसके बाद हमने कोच बदल दिया, हेड कोच बदला, कोचिंग स्टाफ बदला, तो प्रैक्टिस भी ऐसी हो रही है। तो हम क्यों नहीं, फिर हमें क्यों नहीं समझ आ रही कि बांग्लादेश में इस ग्राउंड के, स्पेशली इस वाले ढाका में शेर बंगला स्टेडियम जो है, इसके अंदर बॉल रन्स भी डे नाइट में इतने ज़्यादा नहीं है और बॉल ब्रेक भी होता है। तो आप क्यों एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जा रहे हैं? क्यों हम सलमान आगा के उस पे जा रहे हैं? क्यों हम साइम अयूब पे नज़र हमने रखी हुई है कि यार ये जो है बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करेंगे? असल में हमारे कोच का जो फिलॉसफी है कोच की, वो ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा ध्यान। तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे क्या बोला था कि आपने मुझे बोला था कि जी वो ये सोच रहा है कि 8-8 10-10 ऑलराउंडर भी लेके जाए। तो मैंने क्या बोला था, वो बहुत बड़ा कोच है, वो करके देख ले, हमें तो कुछ नहीं पता, देख लेंगे क्या होता है बाद में। भाई ये क्रिकेट को हमारे लोगों ने ना बहुत मजाक समझा हुआ है, मजाक समझा हुआ है। टीम यू बना दो, मजाक समझा हुआ है, उसको निकाल दो, मजाक। ऐसा नहीं है भाई। आप जब तक प्रॉपर तरीके से टीम सिलेक्शन नहीं करेंगे, 15 लड़के नहीं करेंगे, जो जॉब है उसको जेन्युइन लड़का नहीं सिलेक्ट करेंगे, ऑलराउंडर्स, हर टीम पूरी किसी भी फॉर्मेट में 11 के 11 ऑलराउंडर्स नहीं होते भाई। ठीक है, हर किसी में ऑलराउंडर वाला टैलेंट नहीं होता है। आपकी पूरी टीम के अंदर दुनिया की जितनी भी टीमें देख लें, उसमें 1 से 2 ऐसे प्लेयर होंगे जो बैटिंग भी कर सकते हैं, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, वरना आप जेन्युइन के साथ ही जाते हैं। ये मत सोचें कि T20 क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो आप बोले जी पहले नंबर से लेके 11वें नंबर तक बैटिंग भी करने वाला हो, कीपिंग भी करने वाला हो, ठीक है, बॉलिंग भी करने वाला हो, टॉस भी सबसे करा लो जाके। एक क्यों ऐसा नहीं करें, 11 के 11 इतना बड़ा कोच है, 11 के 11 कप्तान टॉस करने जाके, टॉप कोच है। मैं वो बात नहीं कर, मैं यही तो कहता हूँ, मुझे टाइम तो दें, पहले तो मैच हुआ है, मतलब पहला ही तो मैच हुआ, टाइम तो दें। इतना बड़ा कोच है। अच्छा इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम आई थी बांग्लादेश, वो भी बुरी तरह सीरीज हार गई। मेरी बात सुने, और बांग्लादेश श्रीलंका से जीत कर आ रही है। मैं तो यही कह ही नहीं रहा कि कोच बड़ा आप मैचेस जितवाना शुरू करें, मैं तो नहीं बोल रहा भाई। ये तो मेन चीजें, बड़ी चीजें हैं। कोच अगर अच्छा होगा तो मैच जीत जाएगी पाकिस्तान। नहीं, ये तो मैंने नहीं बोला। सही है ना कोच, मैंने ये नहीं बोला। आपको भी कोचिंग का एक्सपीरियंस अब हो चुका है। मैंने ये नहीं बोला तनवीर साहब, आपको भी हो चुका है। सुनने तो सही, कोच पर ना डालें। मैंने कोच प्लेयर को देखिए, बात सुने भाई, प्लेयर का क्या, इतना बड़ा जो कोच होता है ना, वो इस किस्म के इतने बड़े ब्लंडर्स, ये ब्लंडर्स नहीं करता। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ माइक ऐसे ना आया कि भाई आप पहले दिन से बस मैचेस जितवाना शुरू कर दें, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। ये आप ब्लंडर कैसे कर रहे हैं यार? आप इतने बड़े कोच, आप प्लेइंग 11 कैसे बना रहे, पिच को देखते हुए बना नहीं रहे, उसके बाद इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपने दे दी कि जी मुझे ऐसा लगता है, या मैं ये कहता हूँ कि जी चलो इंटरनेशनल लेवल का। स्टेटमेंट की तरफ आने से पहले पाकिस्तान की विकेटें जो गिरी, मतलब फ़खर ने जो रन्स किए थे, उसके बाद फ़खर ने 44 किए, उसके बाद साइम अयूब 6 रन्स पर, मोहम्मद हारिस 4 रन्स पर, आगा सलमान 3 रन्स पर, हसन नवाज 0 पर। हसन नवाज का नंबर भी काफ़ी चेंज किया है। Let's see the fall of wickets of Pakistan first, then we will discuss more. There you go. Up in the air. Yeah, फील्डिंग बड़ी अच्छी थी शुरू में बांग्लादेश की। शुरू में नहीं, थ्रू आउट द इनिंग दे फील्डेड वेरी वेल। और ये बांग्लादेश दूसरा खिलाड़ी आउट किया, ये तीसरे आउट हुए, बहुत जल्दी में थे। मतलब पिच को देखते हुए नहीं खेल रहे थे, यही माइक हैसन ने कहा। नहीं तो ये पाकिस्तान में जो सीरीज हुई थी उसमें हसन नवाज कौन से नंबर पे खेले? हसन नवाज ऊपर खेलते थे, चौथे पे खेले थे। ये इस मैच में 5वें पे क्यों खेले? अब ये तो मैं नहीं बता, ज्यादा पावर हिटिंग सिखा दी उसको क्या? मुझे नहीं पता कि क्यों खेले, लेकिन इसका नंबर चेंज करते रहते हैं। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि ज्यादा पावर हिटिंग सिखा दी। न्यूजीलैंड में ओपन कर रहे हैं, पाकिस्तान में सीरीज चौथे पे, यहाँ पे 5वें पे। ठीक है, देखें ना, आउट हो जाए सारे, आउट देख लें पहले, उसके बाद हम बात कर लेंगे। ये नवाज रन आउट, फ़खर जमान रन आउट हुए थे शायद। ये तो ये 4 आउट, 6 खिलाड़ी तो 100 के अंदर ही आउट हो गए थे पाकिस्तान के। और ये अच्छा खेलते खेलते आउट हो गए, मतलब कुछ तालमेल नज़र नहीं आया। पहला मुकाबला था, यकीनन उसको देखते हुए हम कह सकते हैं।
ये फ़खर जमान ये फ़खर जमान, ये स्लिप होगा ना फ़खर यहाँ पर, ये देखिए ये स्लिप तो हुए, लेकिन कॉल जो है वो खुशदिल शाह ने की थी, फिर एकदम रोक दिया खुशदिल शाह ने। तो खुशदिल शाह के बारे में ये कमेंटेटर भी कह रहे थे कि खुशदिल शाह को अपनी विकेट की कुर्बानी दे देनी चाहिए थी यहाँ पर। हाँ, क्योंकि वो 44 रन पे वही तो किया फ़खर जमान ने, क्योंकि उसके बाद फिर विकेटें जल्दी गिरी। 110 रन पाकिस्तान ने बनाए और 110 रन का दिफा नहीं कर पाए पाकिस्तान के बॉलर्स, और 110 रन में 120 ओवर पूरे नहीं खेले और 66 डॉट बॉल भी खेली हैं। ये तस्कीन है फास्ट बॉलर। एक और आउट, तो 110 रन पे पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई। अब आप बात कर रहे थे कि माइक हेसन का जो स्ट्रेटजी है वो ठीक नहीं है, आपका ख्याल है ठीक मैं नहीं ये बात कर रहा था। माइक हेसन ने ये भी बोला ज़रूर कि जी पाकिस्तान के बैट्समैन जो है वो रिस्पांसिबिलिटी इतनी दे नहीं सके, ये रन आउट हुए थे ना। हाँ, ये आखिरी विकेट सलमान मिर्जा जो थे 110 उस तरीके से खेल नहीं सके। तो अब ये पाकिस्तान की बैटिंग हुई फिनिश। 110 रन कुछ स्कोर साबित नहीं हुआ, बहुत मामूली स्कोर साबित हुआ। 110 रन पाकिस्तान। ये तस्कीन है, बड़ा एग्रेसिव फास्ट बॉलर है ये बांग्लादेश का। बिल्कुल काफ़ी अरसे से वो खेल रहे हैं, और जो विकेट हमें नज़र आई यहाँ पे बॉल ब्रेक भी हो रहा है, उसके बाद बॉल निकल भी रहा है। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है। हाँ, ये है स्कोर कार्ड। बिल्कुल, फ़खर जमान 44, उसके बाद 22 रन बनाए थे अब्बास अफरीदी ने। उनके अलावा कोई भी डबल फिगर्स में नहीं पहुँच सका। 66 डॉट बॉल्स पाकिस्तान की इस इनिंग में शामिल हैं, 5 एक्स्ट्राज हैं। 20 ओवर पूरे नहीं खेल सका पाकिस्तान, 3 गेंदों पहले आउट हो गए। तो पाकिस्तान को जो प्लान देकर भेजा था वो कुछ, या तो प्लान यही था कि आपने हिट आउट करना है, तो प्लान यही था ना, और क्या या तो ये प्लान था, या फिर पिच के हिसाब से खेलो। दरमियान में कोई सजेशन नहीं आया, कोई मशवरा नहीं आया। भाई प्लान यही तो था, जो प्लान सिखाया जा रहा था हमें। ये जो ट्रेनिंग सेशन चल रहे थे, जो स्किल डेवलपमेंट आप कह रहे हैं, या उससे पहले जो पावर हिटिंग का सिलसिला चल रहा था, उसमें यही तो सिखाया जा रहा था। अच्छा भाई, हमारे 2 मेन सीनियर प्लेयर बाबर और रिजवान क्यों पाकिस्तान टीम से बाहर हुए थे? क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, परफॉर्मेंस नहीं थी, उसके बाद स्ट्राइक रेट उनका कम था ना। बता दूंगा सारी परफॉर्मेंस क्या थी, फिर आप नाराज हो जाएंगे। सुन तो लें भाई, मेरी बात पूरी होने दिया करें ना। परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए हैं, तो और किसी वजह से ठीक है ना, परफॉर्मेंस की वजह से भी बाहर हुए। बाकियों ने क्या किया? बाकी तो अभी करेंगे ना। अभी कैसे? मौका जितना बाबर को मौका दिया उतना मौका तो सुन तो लेना, मैं वो कह नहीं रहा भाई। ये 60 बॉल्स का जो डॉट बॉल हो रही है, 66 बॉल की जो डॉट बॉल्स हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए ना फिर 66 क्यों डॉट बॉल्स? क्योंकि हम अगर ये कहते हैं कि 2 सीनियर प्लेयर की जगह हम रिप्लेसमेंट लेके आए ऐसे यंगस्टर जो बहुत ही बड़े पावर हिटर है या बहुत कमाल खेलेंगे, तो ये इतनी डॉट बॉल्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उनके होते हुए भी डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने बहुत खेली हैं। उनके 2016 में भी इंडिया के खिलाफ 67 डॉट बॉल्स खेली हैं। उसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ ये मीरपुर वाला टेस्ट ये मैच है, इसमें 66 खेली हैं। तो बाबर आजम कहीं ना कहीं तो था, खैर बाबर बड़े यंग थे, बड़े यंग थे। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो ये भी कह चुका हूँ कि भाई बेशक बाबर आजम जितनी इन सबको क्रिकेट खिला लो, ठीक है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किसमें कितना। देखिए बाबर आजम, ये दूसरों ने जो रन्स किए हुए, वो उनके पास एक सिंगल डबल्स या स्किल्स का एक टैलेंट भी था, ऐसे नहीं था बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं, ये जो 66 बॉल्स खेली गई हैं, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है किसी को सिंगल डबल्स लेने ही नहीं आते। आपके पास कौन से ऐसे प्लेयर हैं? आप उसको देख लें, सलमान आगा को देख लें, कप्तान है, आप क्या शॉटें खेल रहे हैं, सेट ही नहीं हुए। पहले देखो तो सही, क्योंकि ये जो विकेट है, इस विकेट पे कभी भी आप 160-70 के स्ट्राइक रेट से खेल ही नहीं सकते। इस विकेट पे हमेशा आप 125-20, 25-30 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, इससे ज्यादा नहीं खेल सकते। ये विकेट ऐसी थी कि इस पिच के ऊपर आपने अगर सेंसिबल खेलने वाले कोई प्लेयर्स होते, आपने 20 ओवर में 140-45 रन करने थे, तो मेरे हिसाब से वो विनिंग है आपके लिए। है, ये 110 रन, 115-20 रन, ये फिर भी शायद कहीं बन जाए। तो हमारे जो यंग लड़के थे जो अभी जो आउट हुए हैं, उन सब की शॉट सिलेक्शन देख के ये क्लियर एक नजर आता है, उनको ये बोल दिया गया था कि भाई जाएं आप और जाके मारें। और ये भी आपको बता दूं, जिस सोच के साथ ये कल खेल रहे थे ना, इसी सोच के साथ अगर ये खेलेंगे, इनका अगले मैचेस में भी यही हाल होना है। क्योंकि ये जो पिच है, यहां पे क्रॉस शॉट्स नहीं लगेंगे। आप जितना सीधे बल्ले से खेलेंगे, बॉल को देख के खेलेंगे, आपने सिर्फ पूरे मुंह का बॉल हो या बहुत ही बैड बॉल हो, ठीक है, उस हिसाब से आप खेलेंगे तो खेल सकते हैं, वरना आप जबरदस्ती शॉट्स खेलने जाएंगे। फखर जमान ने कितने रन किए? 44। पहले ओवर में आउट हो गया था फखर जमान। पहले ओवर में क्रॉस मारने गया, बॉल ब्रेक हुआ, कैच छोड़ दिया। उसके बाद फिर कॉटन बोल्ट भी हुआ।
तो वो तो लकी रहा, वरना अगर फखर जमान के 110 में से 44 रन निकाले तो कितने हो गए? आपके बाकी प्लेयरों क्या किया? 3 छक्के अब्बास ने लगाए। तो आपकी पूरी जो बैटिंग लाइनअप थी वो कुछ भी नहीं कर सकी। चलें मैं सिर्फ ये मैं देखें माइक हेसन की जो इंटरव्यू था पोस्ट मैच, उसमें जो बात भी उन्होंने की कि ये पिच मुवाफिक नहीं थी। उन्होंने पिच को क्रिटिसाइज तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिच नहीं थी। तो ये तो बात हो जाती है। पाकिस्तान की पिचेस के बारे में भी कहा है, आईसीसी ने बात की। गलत स्टेटमेंट है ये हो जाता है। चलें पहले मैं सुन लूँ स्टेटमेंट, आपको सुनवा दें माइक हेसन की, उसके बाद वी विल टॉक मोर ऑन दिस। No, I think it's not helpful for anybody. I think if people are trying to prepare for the Asia Cup or a World Cup, that's not acceptable. That's no excuse for some of the decisions we made with the bat, but in international cricket, that pitch is not up to international standard for sure. I think also batting first in those situations is challenging. When you aren't quite sure, whether 100 is good enough, 130, 150. And I think when you go away and you play on flatter surfaces, you can get exposed. So I don't think it's good for anybody, but as I said, it still doesn't take away the fact that you've got to perform better on any surface, and that's something that we'll be looking at as a team ourselves. I think Fakhar Zaman got us ahead of the game through playing some exceptional shots, and it probably defied the surface, and then we thought that it was potentially better than it was, and then when the seamers came on, it was pretty clear that it wasn't, and we didn't adjust quickly enough. पिच की मुवाफकत के हवाले से उन्होंने बात की कि पिच इंटरनेशनल मेयार की नहीं थी और टॉस हारना भी नुकसानदेह साबित हुआ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ये एसेस नहीं कर पा रहा था कि यहाँ टोटल क्या बनेगा, जो तनवीर भी कह चुके हैं बात। तो पिच को अगर कहा तो देखें, उनका मिजाज है ना, जो बात उनको लगी उन्होंने सच बोल दिया। ये न्यूजीलैंडर है, हो सकता है वहाँ ऐसे ही। नहीं तो न्यूजीलैंड का मतलब ये थोड़ी है कि एक अच्छी क्रिकेटिंग पिच को आप ये कह रहे हैं कि जी ये पिच जो है वो खेलने के काबिल नहीं है या इंटरनेशनल मेयार की नहीं है। ये क्या बात हुई यार, इस तरह थोड़ी होता है भाई। आपकी सोच, आपने शायद हो सकता है माइक हेसन ने इस वजह से बोला हो क्योंकि उसको शायद अजीब सा लग रहा हो, हम इतनी काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको अजीब सा लग रहा होगा मेरे प्लेयर किस तरीके से आउट हो गए। ये बात करो कि ठीक है हमें टॉस जीतना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसी पिच है यहाँ पे आप टॉस जीतेंगे तो आप कोशिश करेंगे। जीतना कैसे जीतेगा आदमी? टॉस जीतने की कोई टेक्निक मुझे बताइए। ये जो आपने बात की टॉस जीतना चाहिए था, हमारे हाथ में क्या बात है भाई? हमारे हाथ में थोड़ी है भाई। कुछ चीजें क्रिकेट में आपके हाथ में होती है, कुछ नहीं होती। उसमें टॉस आप मुझसे नहीं, आपने बात ही ऐसी कर दी है। टॉस जीतना चाहिए था, उसने ये तो नहीं कहा टॉस जीतना चाहिए। सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, बात ही पूरी नहीं हो रही, दे रहे आप बीच में आ जाते हैं। बात ऐसी करो जो लॉजिकल हो। तो मैं नहीं कर रहा, आप कर लें। मैं कर लें। तनवीर साहब ने कहा कि हमें टॉस जीतना चाहिए था। अब कैसे जीतते टॉस भाई? आपने बोल लिया, अब मुझे बोलने में बताएं, टेक्निक मुझे चाहिए। टॉस तो जाहिर सी बात है ना, हमारे हाथ में तो नहीं है। ये आप दोनों तरफ सिक्के के आपको लगा दें। ये बात आप करें कि भाई टॉस अगर हम जीते तो हमारी टीम को फायदा हो सकता है। टॉस हम नहीं जीते जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई, सही है ना? ये आप बात कर सकते हैं। ये आप थोड़ी कह सकते हैं कि जी ये आप अपने आप को सेफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ऊपर बात ना आए, मेरी टीम के ऊपर बात ना आए। पिच की आपने जो है वो बात कर ली, चले जी आपको पता चल गया ना कि पिच किस किस्म की होती है। अगला अब कल के मैच में देख लेते हैं आप किस किस्म की जो प्लेइंग 11 खिलाते हैं। क्या उसमें जेन्युइन स्पिनर्स खेलते हैं? क्या सुफियान मुकीम खेलता है या नहीं खेलता? कल के मुकाबले में तब्दीली या क्या साहबजादा फरहान खेलता है या नहीं खेलता? अगर आप ये समझते हैं कि साइम अयूब उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, मैं ये नहीं कहता कि जी साइम अयूब को भी आप उठा के टीम से बाहर कर दें जिस औरों को किया है, उसको भी रेस्ट करवा दें। आप साहबजादा फरहान को क्यों नहीं पूरा मौका दे रहे? साहबजादा फरहान के आने से बॉलिंग का ऑप्शन कट जाएगा। वो बॉलिंग नहीं करता, साइम बॉलिंग भी करता है, तो वही ऑलराउंडर वाला जो सेंस है। नहीं, अगर आप नहीं, मुझे एक बात बताएं, जिस विकेट के ऊपर जेन्युइन स्पिनर खेलने चाहिए वहां पे आप जेन्युइन स्पिनर को आपने बाहर बिठाया हुआ है, ठीक है, और एक नॉन रेगुलर बॉल। साइम अयूब को जेन्युइन स्पिनर थोड़ी है, नॉन रेगुलर स्पिनर है। वो कोई इतना आला पाए का बॉलर थोड़ी है कि आप बोले जी बैटिंग भी कर लेता हो और जबरदस्त किस्म की बॉलिंग भी कर सकता है। तो आप अगर उसको बिठा के, ठीक है, उससे बैटिंग भी नहीं हो रही, तो आप किसी उसको बिठा के, कहने का मकसद ये है अगर वो नहीं स्पिन करता तो आप बॉलिंग लाइनअप में से किसी एक फास्ट बॉलर को बिठा के 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं या 3 के साथ जाना है। नवाज को आप रेस्ट करवा दें, आप सुफियान मुकीम को लेके आ जाए। तो आपके ख्याल में ऑप्शंस हैं आपके पास 11। मैं ये कह रहा हूं कि साइम अयूब आप लाइनअप 2 चेंजिंग कर दें बस, खत्म। अगर आपने करने साइम अयूब की जगह आप साहबजादा फरहान को लेके आ जाएं और नवाज की जगह आप सुफियान मुकीम को लेके आ जाएं। तो
ठीक है, सुफियान मुकीम नया मैं है। आपको बताऊं, नया नहीं है, नए से मुराद यंग है ना, मैं आप कंपेयर टू देखिए जितना बॉल अच्छा ब्रेक हो रहा है ना यहाँ पे, सुफियान मुकीम मुझे लगता है वो मुश्किल डालेगा यहाँ पे, उसको खेलना आसान नहीं होगा। अबरार अगर हो, नहीं अबरार तो आज कल भी था, नहीं अबरार के अबरार के साथ ही जाएंगे ना। अबरार को मैं कहता अबरार की रिप्लेसमेंट नहीं है आप। नहीं अबरार को अभी थोड़ी आप रेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, ये जो वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, उसकी टीम अगर देखें तो उससे आज 1 साल के बाद पाकिस्तान की टीम में कोई 8-10 लड़के नए हैं। मतलब सिवाय फ़खर ज़मान खेला है पिछला वर्ल्ड कप, अबरार था वहाँ पर अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में, तो ये 2-3 लड़के थे, बाकी तो सब नए आपने कर दिए। तो सही है ना, एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम नए लड़कों को मौका देना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं जी हमारे सीनियर लड़के रिप्लेसमेंट रेडी नहीं होने देते थे, डगआउट में बिठाते थे, मौके नहीं देते थे। पूरे मौके मिल रहे हैं ना, अब गलत साबित करें ना सबको कि हमें पूरे मौके मिल रहे हैं। कितना मौका देना चाहिए क्रिकेटर्स को, टीम को? एक मैच के बाद तो तनकीद नहीं बनती ना, फेयर चांस आपके ख्याल में कितना मिलना चाहिए? जाएं आप वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी जाएं, यही लड़के जाने चाहिए। जाएं आप वेस्ट इंडीज सीरीज में जाएं, इन्हीं लड़कों को लेके जाएं वेस्ट इंडीज की सीरीज में। जब तक सीखेंगे नहीं, तो जब तक गलती नहीं करेंगे मैं आपसे यही कह रहा हूं ना भाई, आप इनको लेके जाएं वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी, फिर आप लेके जाएं एशिया कप में भी इनको। तो अगर एशिया कप तक अगर आप ये लड़के चले गए और एशिया कप में लड़कों की परफॉर्मेंस ना हुई, एक मिसाल दे रहा हूं भाई, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या करेंगे फिर आप? अब वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? फिर आ जाएंगे बाबर आजम रिजवान के ऊपर, फिर शाहीन के ऊपर आएंगे और 100% आप आएंगे। अगर ये लोग इस 3 सीरीज में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दे सके तो फिर 100% शोर मचेगा, वर्ल्ड कप आ रहा है, बाबर को लाओ, रिजवान को लाओ, शाहीन को लाओ, उसको लाओ, फलाना लाओ, नसीम शाह को लाओ, हसन अली को लाओ, ये सब शुरू हो जाएगा। तो जब आप अगर वो आते हैं डायरेक्ट, अगर आप उनको वर्ल्ड कप में लेके आते तो फिर आप उनके साथ भी ज्यादती करेंगे। बेहतरीन बात, फिर आप उनके साथ भी ज्यादती करेंगे। एक तरफ आप उनको खिला नहीं रहे, दूसरी तरफ फिर ला रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आपने सीनियर लड़कों को दोबारा लाना है या सीनियर के साथ जूनियर का कॉम्बिनेशन बनता है, आप एकदम से सीनियर हटा के जूनियर नहीं, कॉम्बिनेशन बनाएं। तो अगर आप एकदम से सीनियर को हटा के फिर एकदम से इनको वर्ल्ड कप में लाते हैं तो फिर मैं आपको बता दूं, मैं वैसे ही इनकी सपोर्ट करता हूं, मैं उस वक्त भी इनकी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि फिर आप इनके साथ ज्यादती करेंगे। या अगर आपने इनको नहीं लेके आना तो फिर दिल बड़ा करो, जो भी सोशल मीडिया में आपके बारे में बोला जाता है फिर वो बर्दाश्त करो और लेके जाओ इनको वर्ल्ड कप तक। तो ये तो वर्ल्ड कप में हमेशा होता है। इमाद और आमिर कहां से आ गए थे किसी को नहीं पता। तो मैं ये नहीं, वो ऐसा तो होता है वर्ल्ड कप में। तो गलत होता है। मतलब पिछले जिनको फहीम अशरफ की आमद को आप देख लें, फिर उससे पहले 2015 के वर्ल्ड कप में आप देख लें, सुहेल खान आ गया था। अब सुन लेना, आ जाते हैं, मेरी बात सुन लेना। सुहेल खान तो खैर परफॉर्मेंस पे आए थे, 2015 के सीजन में 66 आउट किए थे। सुन ले मेरी बात, ये अब मैं थोड़ा सा पीछे चल जाऊंगा, आप पीछे गए तो मैं भी थोड़ा सा पीछे जाता हूं। 4 साल जो बाबर आजम ने कप्तानी की, उसके बारे में यही सब कुछ बोला गया, ये कप्तान है, ये सिलेक्ट है, ये होल्ड किया हुआ सब कुछ है, दोस्त आते हैं, उसको ले आता है, इसको ले आता है, फलाने को ले आता है। और ये आपने अमाद और उसकी बात की आमिर की, ये तो आपको पता ना, इनको लाने में बाबर का कोई हाथ नहीं था। वो सबको पता है कौन लेके आया, कौन नहीं लेके आया, किसने इनको फोन किए, किसने इनको फोन नहीं किया, वो सबको पता। मैं वो बात, नाम या बात दोहराना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो उस टाइम ये सब बातें होती रही। तो अगर आप इस वक्त भी ये सोच रहे हैं कि यही टीम हम वर्ल्ड कप तक लेके जाएंगे और हम कोच लाई इसीलिए हैं कि नहीं जी बस खत्म होगी, बाकियों की क्रिकेट खत्म हो गई, अब यही खेलेंगे, तो फिर आप लेके जाएं इनको, फिर भूल जाएं ये सब। अच्छा, फिर सबको स्ट्रेट अवे बता दें। और अगर हिम्मत है तो कल ही आके, ये सीरीज के बाद आके सीधा मीडिया पे आके बात करो, सब चुप हो जाओ, हम यही लड़के वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे, जो मर्जी हो जाए। हाँ, ये चीज बड़ी अच्छी लगी आपको, जो मर्जी हो जाए, चुप करके बैठ जाओ। तो मैं आपको भी, ये बांग्लादेश की सीरीज भी खेलेंगे, ये वेस्ट इंडीज की सीरीज भी खेलेंगे, ये एशिया कप भी खेलेंगे, ये वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। सही बात है, ठीक है। तो फिर हिम्मत है तो दिखाओ ना, ये डर डर के फिर काम ना करो। अभी आप चुप होके बैठ जाओ। नहीं, आप, मैं इस वजह से ब्रेक ले रहा हूं, मैं इस वजह से चुप होके बैठूंगा, ब्रेक ले रहा हूं। आपने जो बात कर लेना यार, आपने जो मुझे चुप होके बैठा क्योंकि आप ब्रेक लेने लगे, तब चुप होके बैठूंगा।
वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। सिली पॉइंट पर बात हम कर रहे हैं बहुत सारी सूरत हाल पर, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच था उस पर आएंगे। उसके बाद फिर सिली पॉइंट पर भी हम आएंगे कि जो सिली वाक़या हुआ है इंग्लैंड में, जिसको मैं सिली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बिला वजह का एक वबाल बना दिया। खैर उसको हम बात करेंगे। तनवीर साहब, आप माइक हैसन से दिल भर गया आपका, कुछ और कहना है उसके बारे में? माइक हैसन भी पूरा शो तो करने का फायदा हाँ ना, नहीं है वही ना, फायदा क्या उसको तो टाइम जितनी बात कर ली इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है यार? पाकिस्तान की वाइट बॉल का हेड कोच भाई, मेरा कहना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं? इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि और इंपॉर्टेंट चीजें भी बहुत माइक हैसन इंपॉर्टेंट थोड़ी है। माइक हैसन सवाल करें ना आप मतलब उसको टाइम दें, ये कहें टाइम दें उसको। टाइम उसकी दूसरी सीरीज है बिल्कुल, तो गिव हिम टाइम। सबको लड़के वो टाइम दे, प्लेयर्स को भी, कोचेस को भी, लेकिन ऐसी बातें ना करें कि लोग आपके ऊपर बातें करें कि किस किस्म का कोच है, क्या बातें कर रहा है। आगे चलें हम, आगे चलते हैं जी। अब इंग्लैंड में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स चल रही है पाकिस्तान की, उसमें टीम है ऑस्ट्रेलिया की भी है, साउथ अफ्रीका की भी है, इंडिया की भी टीम है, जिसमें शिखर धवन है, जिसमें युवराज सिंह है, इरफान पठान, यूसुफ पठान, उनके अलावा हरभजन सिंह। लेकिन कल पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हो रहा था और वहाँ इंडिया के एक प्लेयर ने कह दिया कि भाई मैं नहीं खेलूँगा क्योंकि शाहिद अफरीदी टीम के अंदर है। शाहिद अफरीदी तो खेल ही नहीं रहा था यार, 3 हफ्ते का रेस्ट पे है शाहिद अफरीदी। आप मालूमात लेते नहीं और शुरू कर देते हैं। तनवीर साहब, आपका क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है? उनके स्टेटमेंट के बाद, और मैं उस प्लेयर का नाम भी ले लेता हूँ, उनका नाम शिखर धवन है, जिन्होंने सबसे पहले ये मामला उठाया। देखिए, वो तो उन्होंने सोशल मीडिया में अपना ट्वीट भी उन्होंने करके बोल दी थी। उसके बाद से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फिर जितने बाकी प्लेयर्स थे उन्होंने बोला कि जी हम नहीं खेलना चाहते। ये तो बात यहाँ तक है। अब सबको पता ही है वो क्यों नहीं खेलना चाहते। सिर्फ शाहिद अफरीदी से मसला है उनको नहीं, वो इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हुए, पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए, पाकिस्तान ने जैसा जवाब दिया वो उनको बहुत अच्छा जवाब पाकिस्तान की तरफ से आया। लेकिन शाहिद अफरीदी ने बहुत कुछ बोला था यहाँ पर। शाहिद अफरीदी सीव्यू पे उन्होंने रैली भी निकाली थी और शाहिद अफरीदी हमेशा से वोकल है। बिल्कुल, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि एक बात लोगों को थोड़ी समझने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में थोड़ा मेच्योर होने की भी ज़रूरत है सबको। ये जो हमारी जंग हुई, इससे पहले हम आ जाते हैं, इससे पहले हमारी आपस में क्या बहस होती रहती थी इंडिया के प्लेयर्स की और पाकिस्तान के प्लेयर्स की। इस जंग से पहले हम क्या बोलते थे, यार क्रिकेट और पॉलिटिक्स बीच में नहीं लेके आओ, ठीक है, यही हम बात जिक्र करते थे ना। हम ये कहते थे कि भाई हमें पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए, इंडिया को भी आना चाहिए। लेकिन उनके प्लेयर्स क्या कहते थे कि नहीं, पाकिस्तान में यूं है, पाकिस्तान के हालात ख़राब, पाकिस्तान ये जंग ट्विटर की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक, फलाना ये वो या वहाँ तक चलती रहती थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्लेयर्स मिलते थे, वो आपस में खेलते थे। लेजेंड लीग भी हुई, सब खेले, कमेंट्री में मिलते हैं, सब खेले, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो हालात ख़राब हुआ है, जो उन्होंने किया, फिर उसके बाद हमने जो तबीयत से करारा किस्म का A1 किस्म का हमने जवाब दिया और उनकी तबीयत खुश हो गई। अब शाहिद अफरीदी का क्यों उन्होंने बोला, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था रैली निकाल कर, ठीक है। ये चीज़ तो किसी ने नहीं की, शाहिद अफरीदी ने की। और शाहिद अफरीदी ने जो बातें भी की, ठीक है, जो उन्होंने बातें की रैली के टाइम, आप सपोर्ट करते हैं शायद, ठीक है, सुने, बातों को सपोर्ट करते हैं, सुन तो ला जी, बिल्कुल, जो उन्होंने रैली निकाली, जो सपोर्ट बातें की, बिल्कुल वो तो काम सही था ना। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने के बाद आपको इनके अगेंस्ट भी बात करनी चाहिए थी कि लेजेंड लीग होगी तो मैं इनके अगेंस्ट नहीं खेलूंगा। नहीं, ये तो शाहिद अफरीदी का मौक़िफ़ ही नहीं है ना। मैं वो बात नहीं कर रहा। खेल को सियासत से अलग, वो बिल्कुल सही है, शाहिद अफरीदी का पूरे पाकिस्तान का ये मौक़िफ़, वो हमारा भी है। हम भी यही कहते हैं कि यही सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जंग के बाद के जो हालात थे वो थोड़े से डिफरेंट हो गए थे। हमें थोड़ा सा अपनी एक पावर दिखानी चाहिए थी, जो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ शाहिद अफरीदी नहीं, पूरी टीम को ये बोलना चाहिए था कि भाई हम इनके खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो तो हम हमेशा ही कहते हैं कि नहीं, हमें खेलना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये स्टैंड ले लिया, ठीक है, उन्होंने ये स्टैंड लेके, मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं शाहिद अफरीदी मेरी बात को सेकंड करते हैं नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह करके उन्होंने शाहिद अफरीदी की बेइज्जती की है, जो मुझे ऐसा लगता है। ऐसा हुआ नहीं वैसे, जो मीडिया इंटरेक्शन शाहिद अफरीदी का 2 दिन में हुआ है, जो मुझे फील हुआ, उससे पहले शाहिद अफरीदी और टीम को मना कर देना चाहिए था कि भाई हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये हालात अब बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अच्छा, उन्होंने ये फैसला क्यों किया? उनको पता था ये आईसीसी का टूर्नामेंट ही नहीं है, वो चले गए उसके अगेंस्ट, जो कि हमें पता है वो गलत किया उन्होंने, वो चले गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये
आईसीसी का जब टूर्नामेंट होगा, आईसीसी के टूर्नामेंट में आपके प्लेयर इस किस्म के फैसले नहीं कर सकते। वो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या आईसीसी या बोर्ड टू बोर्ड, ये सब चीजें होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। वो जो बोलेंगे तो आप उसके बाद फिर जो है वो आपने वही कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि, और मैंने ये सोचा कि यार हम लोग पहले क्यों नहीं स्टेप लेते। अच्छा, आप अगर होते, हर दफा, चले मैं आपको सिनेरियो देता हूँ, पिछले लीग में तो आप जाने वाले थे, कुछ मामलात की वजह से आप नहीं गए। इस लीग में आप अगर होते तो 20 जुलाई को आप क्या करते? 20 जुलाई कल शाहिद अफरीदी के खिलाफ ये सब कुछ हुआ ना, खिलाफ नहीं, शाहिद अफरीदी को उन्होंने टारगेट किया सबने मिलकर, तो आप होते तो क्या करते? मैं छोड़ देता लीग छोड़ देते? मैं लीग छोड़ देता। कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा, आप कैसे छोड़ देते हैं? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऑब्लिगेशन होती है सबकी। हफीज़ भी है, हमारा कप्तान है हफीज़, सुहेल तनवीर हैं, सुहेल खान हैं, और भी लड़के हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, या मैं ये चीज़ करता, या अगर मैं इतना सख्त स्टांस लेता तो मैं इनके अगेंस्ट जाने से पहले मैं कहता मैं इनके अगेंस्ट नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा इनके अगेंस्ट, ठीक है ना, मैं इनके अगेंस्ट जो है वो नहीं खेलूंगा। अब मुझे ये बताएं कि चलें, ये तो आपस में मैच ही नहीं हुआ, आगे टकरा गए, क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? पता नहीं क्या होगा। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीम फाइनल में टकराती है, सही है ना, तो फिर इसका मतलब हमें स्ट्रेट अवे एक चीज़ मान लेनी चाहिए या समझ लेनी चाहिए कि वो फाइनल हमारा हुआ, ठीक है ना, फाइनल हमारा हुआ ना फिर, क्योंकि इंडिया तो नहीं, क्योंकि इंडिया तो वैसे ही हमसे राउंड का मैच नहीं खेल रहा, तो फिर फाइनल कैसे खेलेगा? तो फिर फाइनल हमारा हुआ, क्योंकि वो तो साफ मना कर देंगे ना, हम तो ग्राउंड में आ गए हैं भाई, आप खुद कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना, तो फिर आप जाएं, फिर आप फाइनल हमें दे देना, तो फिर यही करना होगा। लेकिन उस टाइम ये खेलेंगे, क्योंकि कल जो मैच हुआ उसके पॉइंट्स का भी अभी तक कुछ बताया नहीं गया उनकी तरफ से, लेकिन पाकिस्तान के ये जो टीम है, इसका प्रेस रिलीज जो आया देखो था, उसके मुताबिक ये था कि हम आगे भी खेलने को तैयार हैं। आसिफ भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको पता है मैं सबसे बहुत मुख्तलिफ मेरी सोच है। मैं ये कहता हूं कि यार हर दफ़ा हम ही कहते हैं कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए हर चीज़ में, और वो अगेंस्ट जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि यार हर दफ़ा उनके उठने से पहले हम क्यों नहीं उठते? पहले नहीं उठ तो गए ना। कल जो शाहिद अफरीदी ने जो स्टेटमेंट दिया, चले वो थोड़ा सा स्टेटमेंट शाहिद का सुनते हैं, फिर शाहिद ने 2 इंटरव्यूज़ और भी दिए हैं, तो वहाँ से भी कुछ बातें हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ गोना हैपन नेक्स्ट। और हमेशा मैं बात करता रहा हूँ कि सियासत को हमेशा क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो कौमें कुछ करना चाहती है दुनिया में, वो आगे बढ़ती है, वो छोटी छोटी चीज़ों में नहीं बढ़ती। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए मुल्क के लिए। यहाँ पे आने से पहले ही मना कर देते कि पाकिस्तान के खिलाफ हम खेल रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे। आप ही गए, आपने प्रैक्टिस सेशंस भी किए, एंड देन एक ही दिन के अंदर सारा कुछ चेंज किया। तो शाहिद अफरीदी वैसे भी नहीं खेल रहा था, मुझे डॉक्टरों ने 3 हफ्ते, डॉक्टरों ने, अच्छा ग्राउंड में भी ना जाऊँ, तो ग्राउंड में भी ना जाए, एक टीम में तो है ही नहीं वो। और वो बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि एम्बेसडर होना चाहिए, एम्बेरसमेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक इंटरव्यू इन्होंने दिया, उसमें कहा एक गंदा अंडा, इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। किसकी तरफ इशारा है? देखिए वो तो जाहिर सी बात है, वो तो टूर्नामेंट इनका मैच होने से पहले जिस तरह हमने शिखर धवन की बात की है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उसी ने ही स्टार्ट किया, तो उसके बाद ही सब कुछ हुआ है। दूसरी बात, ये आपने जो शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट सुनाया, भाई हम तो हमेशा कहते हैं एम्बेसडर होना चाहिए, आपको अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए। हम अगर कोई वर्ल्ड कप होता है, इनकी तरफ से मसले शुरू होते हैं, एशिया कप अभी होने वाला है, इनकी तरफ से मसले होते हैं, वुमेन्स की क्रिकेट होती है, इनकी तरफ से। मेरी बात पता है क्या, मैं कहता हूं कि यार हम हर दफा बोलते हैं किसी दिन तो उठे ना यार, हम किसी दिन तो उठे पहले, ठीक है। हम हमेशा अच्छे की बात करते हैं, तो क्या हमेशा हम चुप करके बैठे रहेंगे? हम यही बोलते रहेंगे अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब एक बंदा सुधर ही नहीं रहा, तो फिर हमें भी तो कहीं ना कहीं उठना है ना। पहले ही हमने नहीं उठना, पहले हम भी तो कोई काम सबसे पहले उठ के बोले ना कि नहीं जी जाओ भाई जाओ, जो करना है, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, जो मर्जी करना है। क्यों? क्योंकि हम तो उस वक्त तंग आके बोलेंगे ना, हम तो समझा के तुम्हें थक गए हैं, लेकिन तुम लोग समझने नहीं चाहते, और तुम लोगों ने एक गिठान बांध दी है कि नहीं जी जो मर्जी हो जाए इनके साथ नहीं खेलना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम भी कोई सबसे पहला स्टेप हम उठाएं कि उनके ऊपर प्रेशर जाए कि नहीं यार ये भी उठे हैं, वरना तो ये हर दफा उठ के पहले वो ये बोलेंगे यार इनको बस ये बोल दिया करो, हम जीत जाए, हम वो हो गए, बस वो यही सोचते रहते हैं। ठीक है, अब एक मौका आने वाला है क्रिकेट के मैदान पे नहीं बल्कि क्रिकेट के टेबल पे। आईसीसी का जो इजलास होने वाला है,
आईसीसी का इजलास तो खैर अभी हुआ सिंगापुर में, उसमें मोहसिन नकवी साहब शरीक नहीं थे। बावजूद अब जो एसीसी की मीटिंग होने वाली है इस महीने की 24 और 25 को, उसका है मकाम ढाका, लेकिन इंडिया ये चाहता है कि ढाका में ना हो, सिंगापुर में हो जाए। ये क्या बात है? मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें कहा कि जूम पे आ जाएं सारे। मोहसिन नकवी साहब अड़े हुए हैं ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि जूम पे आ जाओ अगर नहीं आ सकते। बस अड़े रहे, ये मैं चाहता हूं। कौन कौन काम खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या श्रीलंकन बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या बांग्लादेश बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या अफगानिस्तान खराब करने की कोशिश कर रहा है? अगर इन सबको खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? बीसीसीआई कर रहा है ना। तो फिर तो बाकियों को, वो जो खराब कर रहा है उसको बोलो आ जाओ, तुम ऑनलाइन आ जाओ। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, अड़े रहे, बस लगे रहे, इनको दबा के रखें यहीं पे। इनको पता चले कि यार हम क्या, मतलब कौन है हम, मतलब हर जगह पे तुम कहते होगे जी हमारी मर्जी चलेगी, पैसा चलेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। जरा इनको बताए तो सही, जो मर्जी करना है कैंसिल होता है, होने दो कैंसिल। यही कह रहे हैं ना कि वोट जिसके ज्यादा चलेगे कैंसिल भी हो सकता है, होने दो कैंसिल। आप एक रीत बना के चले जाओ कि हम अपनी बात पे जेन्युइन थे, खड़े हुए, कैंसिल हुआ है इनकी वजह से हुआ है, लेकिन बदलेंगे नहीं बात हम, जो मर्जी करना जो तुम कर लो। ये करके तो देखो एक दफा यार, करके तो देखो, आपके पीछे लोग होंगे भाई। तो अभी किया था ना इससे पहले, तो क्या हुआ? चैंपियंस लोगों ने सपोर्ट की ना। सही है, क्या बोला? एक लोगों ने? मुआहदा किया, कोई एक बंदा मुझे एक मुआहदा किया बिल्कुल कि 2027 कोई तक नहीं पाकिस्तान होगा। का एक जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का एक क्रिकेटर, पाकिस्तान की का कोई एक अवाम में से एक बंदा उठा के देख लो, उठा के बता दो कि हाइब्रिड मॉडल का जो सिस्टम बना है ये गलत हुआ। सब ने चेयरमैन साहब को सपोर्ट की या नहीं की? तो आओ इस पे भी आओ, ये तो आपके हाथ में है, ये तो आपके चेयरमैन साहब इज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी। बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट है। अगर प्रेसिडेंट को कोई क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भाई हम यहां नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या आप प्रेसिडेंट की बेइज्जती कर रहे हो यार? आप कौन हो भाई? जाओ यार, चलो अपना काम करो जाके। मैं सिर्फ ऐसे काम नहीं होता, वहां पे नंबर्स होते हैं। नंबर्स होते हैं नंबर ना, जो पूरे कर ले वो जीत जाएगा। नंबर्स होते हैं ना, कुछ मुस्तकिल मेंबर अच्छा, होते सुन हैं, तो कुछ लें। एसोसिएट मेंबर। अगर नंबर्स पूरे नहीं हो तो क्या होगा? फिर नंबर पूरे नहीं है तो फिर अटल फिर बात फिर फैसला वही होगा जो पुराना है। क्या? पुराना फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलने, और एसीसी तारीख इसकी रख चुकी है, तकरीबन सितंबर में कहीं इसने होना है, तो वो पुराना फैसला होगा। अभी तो खैर मीटिंग की बात हो रही है, तो मीटिंग जिसमें ये सारे फैसले हतमी शक्ल लेंगे। भाई मैं तो यही वो मीटिंग को अड़ गए, क्यों नहीं जाना चाह रहे बांग्लादेश, ये मुझे बताएं। तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब या बीसीसीआई के सदर बीसीसीआई के क्यों नहीं जाना चाह रहे? पहले उनको पाकिस्तान से प्रॉब्लम था, उनको बांग्लादेश से हो गया। हाँ, क्यों नहीं जाना चाह ये रहे? तो अब मुझे भी, हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो बात हम यहाँ कर नहीं सकते। क्यों इनको प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? अब उनसे भी प्रॉब्लम हो गई है। बांग्लादेश अब जो है फिर वो उनकी बिल्कुल लाइन पे नहीं है, खत्म होगी बांग्लादेश। इस वजह से आप जाना नहीं चाहते। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खबरें ये आ रही हैं कि वो इंडिया की तरफ चले गए। उनके अलावा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी शायद इंडिया की तरफ चला गया है। अब रह गई ये बात भूटान पर, उसके अलावा जो बाकी क्रिकेट, नेपाल है, भूटान है, सर आपको ये क्रिकेट बोर्ड है। आपको एक चीज़ बताऊं, दुनिया का जो भी काम है, जो भी दुनिया का काम है, मैं एक इंडिविजुअल बंदे की बात कर रहा हूं, उसका दुनिया का जो भी काम है, अगर वो हक पे खड़ा हुआ है ना, अगर उसको पता है मैं गलत नहीं हूं, जो मर्जी करना कर लो, उसको खड़ा रहना चाहिए अपनी बात के ऊपर। उसको अगर पता है कि ये सामने वाला गलत कर रहा है, आप खड़े रहो। तो फिर पाकिस्तान आपके अगेंस्ट कभी भी फैसला नहीं होगा, आपके हक में फैसला जाएगा, ये आजमा के देख लेना। चलें ठीक है, चलें चलते चलते एक और बात भी करूं। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की जो दरख्वास्त थी कि 3 वनडे मैचेस को T20 मैचेस में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो उन्होंने नहीं मानी। और उसकी वजह है कि उन्होंने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना है 50 ओवर के, तो वो खेल रहे हैं अपनी रैंकिंग बेहतर करने के लिए, जिसका कि टाइम उनके पास है 2027 के वर्ल्ड कप से पहले, यानी मार्च में उनको मार्च में रैंकिंग अपनी बेहतर करनी होगी। जो कट ऑफ टाइम है 31 मार्च 2027 तक, उनको अपनी रैंकिंग टॉप 8 में लेके आनी, तो वो तो अपनी जगह राइट है ना। देखिए बात सुने, तो पाकिस्तान उनको क्यों प्रेशराइज? देखिए मेरी बात सुने, क्या हमारे पास एशिया कप से पहले, क्या वर्ल्ड कप से पहले कम क्रिकेट है? एशिया कप से पहले आपके पास बांग्लादेश T20 है, उससे पहले आप बांग्लादेश में भी खेल चुके हैं, फिर वेस्ट इंडीज़ की भी है, और अगर आप वर्ल्ड कप की बात करते तो आपके पास एशिया कप का भी T20 है, और अगर आप एशिया कप के लिए बात करते तो उससे पहले 2-3 सीरीज आपकी हो चुकी, तो इनफ है यार, T20 क्रिकेट आपके पास है। दूसरा ये, अगर वो नहीं खेलना चाहते तो फिर खेलें आप, ODI क्रिकेट खेलें ना, खेलें, आप हरा दें उनको,
या वो हरा देंगे, यहाँ पर आ देंगे, या आपकी रैंकिंग बेहतर हो जाएगी, उनकी रैंकिंग बेहतर हो जाएगी। तो क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑब्सेशन क्या है T20 क्रिकेट से? मतलब क्यों चाह रहे हैं आपके वनडे, वो भी दूसरा क्रिकेट बोर्ड आपकी बात क्यों मानेगा? देखें ये जब उसको ओलंपिक्स कब से हो रही है? ओलंपिक्स है 2028 में। क्या ये वजह तो नहीं है कि छः से भी हम नीचे हैं, वहाँ तो 6 टीमें क्वालिफाई करेंगी? तो हम अपना क्यों सोचते हैं? हम दूसरे क्रिकेट बोर्ड का भी सोचे, वो भी तो यही सोच रहे हैं। नहीं तो क्या वेस्ट इंडीज पिछले वर्ल्ड कप में नहीं थी, मैं यही तो वो कह रहा चाहेगी हूँ कि नहीं वो आए। मैं यही तो कह रहा हूँ ना। तो जो वनडे है आप खेलें, क्यों नहीं खेलें उनके साथ? हरा दें उनको, हरा दें। हराने की तो बात दीगर है, लेकिन और अगर आपने रैंकिंग में 6 नंबर पे आना है या उससे ऊपर जाना है T20 में, तो फिर आपके पास सीरीज है ना, हराएं क्यों ना हराएं? मैचेस हैं, आगे भी है, सब कुछ है, T20 एशिया कप सब कुछ, आप हराएं, क्यों नहीं हरा सकते आप? चलें हराएं। हराने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान का क्रिकेट सेटअप इतना अच्छा बना दे कि दीगर टीम्स को आप हराएं। एक कंसिस्टेंसी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे काम कर रहा है कि जिससे कंसिस्टेंसी आएगी। अब शाहिद असलम की मिसाल आप ले रहे हैं, ये साबिक फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं और ये लाहौर की कौमी क्रिकेट एकेडमी में कोच एजुकेशन मुकर्रर कर दिया गया, इनको एजुकेशन के कोच होंगे। शाहिद असलम की काबिलियत पर तो देखिए आप सुन लें मेरी बात। कोचेस के भी हेड ये देखिए, अगर आप शाहिद असलम की बात करते हैं ना, तो शाहिद असलम को अगर यहाँ लगा दिया गया है तो ये अखबार की खबर है। हाँ ठीक है, ये अखबार, ये कोई स्पेशल या इतना आला किस्म का काम नहीं किया है। ये शाहिद असलम को नया बंदा आके नहीं लगा यहाँ पे। शाहिद असलम पिछले 20 साल तो हो गए, 20-25 साल से इज अ क्वालिफाइड गाय, ये इसमें कोई शक नहीं। वो तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो जमाने से बात कर रहे हैं कि भाई शाहिद असलम जब कोचिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनी, शाहिद असलम को कमरा भी दिया गया, शाहिद असलम को बोला जी आपने सबसे ज़्यादा कोचिंग कोर्सेज किए हुए, लेवल 3 किया हुआ है, आप यहाँ बैठे आप कोचिस पे काम करें, लेवल 4 किया हुआ है। ठीक है, वो उस टाइम की बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उस टाइम आपने कितना वहां बढ़ाया? आप शाहिद असलम को पाकिस्तान टीम में लेके घुमाते रहे पाकिस्तान टीम में, कभी विमेन, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो मैं हो गया, ये और लोग हैं, हम यही बात करते रहे कि भाई जिस बंदे का जो काम है उस बंदे को वहां बिठा के रखो ना। अगर आप इस बंदे को आज अगर ये बिठा रहे हैं यहाँ पे, और अगर आप रेगुलर बेसिस पे बिठाते हैं, तो फिर आपने इस बंदे का टाइम भी ज़ाया किया, और इस बंदे के अंडर जितने लोगों ने वहाँ 15, 20, 25 साल से ये बंदा पाकिस्तान टीम इधर उधर घूमते रहे हैं, तो अगर ये बंदा वहाँ होता तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होता। तो मेरा कहने का मकसद यही था कि अगर आपने शाहिद असलम को लेके आए तो कोई ऐसा कोई ख़ास काम नहीं किया, शाहिद असलम को होना ही वहीं चाहिए था, होना ही वहीं चाहिए था। और ये कोचेस का जो एजुकेशन प्रोग्राम है, इसको असर नौ तरतीब देंगे। और ये मुझे ऐसा लगता है, ये आप मेरी बात लिख लें कहीं, या हो सकता है शायद आगे चल के यही हो जाए, 1-2 सीरीज 3 सीरीज के बाद हो सकता है शाहिद असलम यहाँ से निकल के फिर पाकिस्तान टीम में चले जाएं। नहीं, वो कोच, हेड कोच की पसंद अगर होंगे ना शाहिद असलम, तो जाएंगे। पसंद है, इससे पहले हेड कोच जो आए, तो कह रहा हूं वो इनको काम करता देखा सर, यही तो बात है ना, पसंद ना पसंद नहीं चलती ना। लोकल कोच इनको जानते हैं। जिस बंदे का जो काम, देखिए जिस बंदे का काम ये वहां है, आप उस बंदे को वहां रखें। आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग कोचेस बहुत हैं, ठीक है, आपको बैटिंग प्रैक्टिस कराने वाले बहुत आपको कोचेस मिल जाएंगे पाकिस्तान टीम के अंदर। तो वो जो इतने अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग कोचेस लड़कों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उनमें से आप लेके जा सकते हैं किसी को, आपको बहुत प्लेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन जिसका जो काम है, देखने में तो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती जी, हम ये सेटअप कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये प्रोग्राम रिवैम्प करेंगे, तो आपके मशवरे क्या हैं शाहिद असलम के लिए? किस तरह से कोचेस का प्रोग्राम ये मुरतब करें? पहले क्या करें, दूसरे नंबर पे क्या, हर लेवल देखिए कोचेस टॉप लेवल पे क्या करें? शाहिद असलम, मेरी नज़र में शाहिद असलम का काम ये होना चाहिए कि भाई आपको अगर वहाँ बिठाया जा रहा है, इसका मतलब है आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के सब कोचेस के आप हेड हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो कोचेस लगाना टीम के साथ, ऊपर नीचे, अंडर 19, वो सब शाहिद असलम के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, कि शाहिद असलम लगाएगा भाई, अंडर 19 में कौन कोच लगेगा, अंडर 19 में फर्स्ट क्लास में कौन लगेगा। उसके बाद जो कोचेस की बात हो रही थी, जो मैं ये कह रहा था कि ये भी शाहिद असलम को देखें कि भाई कोचेस का करैक्टर क्या है, कौन सा कोच क्या है, कोचेस की फिटनेस क्या है, कोचेस खुद भी कुछ कर सकते हैं, भाग दौड़ सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। उनको सामने बिठाए, कुछ वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ वो अपनी कोचिंग की कुछ चीज़ें रेडी कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, क्या उनका प्लान है, कैसे क्रिकेट खिलानी, क्या कुछ करना है। ठीक है, किसने कितने कोर्सेज किए हुए हैं, उस हिसाब से उसको लेवल दिया जाए। ठीक है, 13 भेज दे, अंडर 19 जो उसका लेवल है, जितना अर्सा उसने काम किए, ये सब शाहिद असलम के हाथ में होना चाहिए।
ठीक है, इससे कोई आकिब जावेद या और बॉलिंग कोच ये वो इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। नहीं, आकिब जावेद का क्यों नहीं होगा ताल्लुक? नहीं, वो एकेडमी के हेड हैं। नहीं आप मेरी बात नहीं समझ फर्स्ट रहे, क्लास मेरी बात नहीं क्रिकेट तो समझ रहे। देखेंगे ना वो। उनका इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, उनकी होनी चाहिए सिर्फ शाहिद असलम के ऊपर। उन्होंने शाहिद असलम को वहाँ बिठा के या खुरम नियाजी साहब इन्होंने जो कुछ भी किया है, खुरम नियाजी ने वो करके वो उन्होंने सारी चीज़ें करनी है, फिर उसके बाद पूछकर शाहिद असलम से बाद में हो जी ठीक है जी आपने क्या किया, काम सही किया, लेकिन गलत कोई किया। भी सिस्टम हो वो चले, कम से कम 5 साल चले। डोमेस्टिक सिस्टम तो आप जो छेड़ देते हैं हर साल के बाद वो नुकसानदेह होता है। अच्छे सिस्टम में यही होता है, आपका सिस्टम चलता है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा ये कर देंगे तो फिर आपको पता चलेगा ना कि हाँ यार ये चीज़ हो गई है। अच्छे सिस्टम में जो होता है वो तनवीर ने बताया कि अच्छा सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, कुछ भी हो। अब ये पाकिस्तान की टीम की अगर हम मिसाल लें तो पाकिस्तान की नई टीम है, नया कोच है, तो थोड़ा सा इसको टाइम देना चाहिए, कम से कम 2 सीरीज़ तो दें, फिर उसके बाद हम बैठ कर बात करेंगे। कल पाकिस्तान का दूसरा T20 मैच है यहीं मीरपुर के स्टेडियम में, तो पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाएं, आपके लिए नेक तमन्नाएं। आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।